नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। एंटीनेट सामाजिक राजनीतिक दर्शन, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्टर्न हम देख रहे थे। आज का जो आपका टॉपिक है वो है सामाजिक संविदा का सिद्धांत या सामाजिक संविदाता का सिद्धांत। सोशल कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। क्या है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत किसकी कॉरस्पॉन्डेंसी की बात कर रहा है? ये कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है, एक जो मानव है और समाज जो है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ये चलते हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट ये करते हैं, एक का प्रभाव दूसरे में देखा जाता है। सिंपल सिंपल टर्म है कि समाज आपका जो होगा वो कहीं ना कहीं लोगों का एक ग्रुप होगा। लोग इस जब समाज में बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं एज एन कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच में, एक ऐसा एक संबंध बनाया गया है कि साहब ये होगा तो ही ये होगा। ये एक रिलेशन बन गया एक तरह का। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका संविधान जो है, ये संविधान बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट और एक कॉमन मैन। सरकार ने कुछ शर्तें बताई, इंसान ने कुछ शर्तें बताई, कुछ सरकार ने मानी, कुछ हम लोगों ने मानी और फाइनली एक संविधान बन गया जो ये कहता है कि साहब इस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक व्यक्ति ने अपनी कुछ ताकत छोड़ी, कुछ ताकत बढ़ाई, सरकार ने कुछ ताकत छोड़ी, सरकार ने कुछ ताकत अपनी बढ़ाई। कुछ जगह पर जाने की आपको परमिशन है, कुछ जगह पर जाने की परमिशन आपको नहीं है। कुछ जगह पर जाने की परमिशन सरकार को है लेकिन कुछ जगह पर जाने की परमिशन सरकार को भी नहीं है। इट मीन्स ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एक तरह का एक संबंध हो गया। इन शर्तों के आधार पर समाज आगे बढ़ेगा, शर्तों के आधार पर, टर्म एंड कंडीशन के बिहाफ पर आपका जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। ये है आपका सोशल कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, या इसको हम कहें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, या जो भी आप इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समाज शास्त्र जब भी आप पढ़ें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समाज नहीं था। समाज से पहले व्यक्ति अकेला या इंडिविजुअल रहता था, इंडिविजुअल हुआ करता था वो। जानवरों को भी देखिएगा आप, मर्जी हुई जो खाया, मर्जी हुई वहां रहा, जो मर्जी हुई उसने वो किया, लेकिन वो कभी बंधा नहीं किसी के साथ, वो आजाद रहा, एकदम आजाद रहा। आजादी की कुछ समस्याएं पैदा होने लगी। पता ही नहीं चलता था कि कौन सा एरिया में मुझे जाना है, कौन से एरिया में मुझे नहीं जाना है, कहाँ खतरा है, कहाँ खतरा नहीं है, मेरी पावर क्या है, कुछ नहीं पता था। ऐसे में रिस्क होने लगी। रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने अपने साथ कुछ लोगों को साथ रखना शुरू किया, जिसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेल प्लस फीमेल का या फीमेल प्लस मेल का। जब ये साथ रहने लगे तो नेचुरल फेनोमेना था, अट्रैक्शन था, तो उसके कारण ये साथ रहने लगे। साथ रहने लगे तो इनकी ताकत थोड़ी सी बढ़ गई। अब कंडीशन ये है कि पहले जो एक एक रहते थे अब वो दो दो के ग्रुप में रहते हैं, टू 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 टू, इस ग्रुप में रहते हैं। अभी भी समस्या तैयार थी। क्या समस्या थी? कि अभी भी आपसी कलेश खत्म नहीं हुए, अभी तक एरिया जस्टिफाई नहीं हुआ था।
तो अगर आप 2 कदम दूर जा रहे हैं तो सामने वाला कहेगा, ओए यहाँ क्यों आता है, यहाँ मैं खड़ा हूं ना, तुझे यहाँ आने किसने परमिशन दी, चल यहाँ से। वो आप आपके एरिया में आ रहा है, मतलब आपके पास आ रहा है, तो आप उसको भगा रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। तो इन्होंने फिर एक और सिस्टम बिठाया कि अपन एक काम करते हैं। देखो क्या काम करते हैं अपन। मान लो ये एक बड़ा पेड़ है और ये एक नदी है। तो साहब इस बड़े पेड़ से लेकर नदी तक का जो एरिया होगा वो हम 20 लोगों का होगा। हम 20 लोग इस एरिया की सुरक्षा भी करेंगे, और यहां से कोई एंटर करेगा तो हम सब उसको मिलके मारेंगे। यहां से कोई एंटर करेगा तो हम सब उसको मिलके मारेंगे। ये एरिया हमारा हो गया। ये है स्टार्टिंग ऑफ अ सोसाइटी। अब समाज बना, लेकिन ये समाज भी कुछ शर्तों पे बना है कि साहब इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये आपस के अंदर अपने कुछ राइट्स खत्म किए गए और अपने कुछ राइट्स बढ़ाए गए। ये कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो वहां से कंसेप्ट निकल कर आया कि सोसाइटी का जो निर्माण है, सोसाइटी की जो मजबूती है, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही छिपी हुई रहती है कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे इकट्ठे हुए हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप कभी यूएसए के बारे में पढ़िएगा। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसे कहा जाता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन वेरियस स्टेट्स। अलग 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 स्टेट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। और ये चीज रिटर्न में है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशन, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब चाहे आप उसे तोड़ सकते हो, जब चाहे आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो इस अप्रोच के लिए अलग अलग फिलोसफर्स ने अपनी फिलॉसफी दी। अच्छा, इनके अंदर एक विशेषता और है जो फिलोसफर की हम बात कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल सोसाइटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं ये सारे आपको दिखाई देंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आता है लॉक। जॉन लॉक का कंसेप्ट। जॉन लॉक आपको ये समझाता है कि आपका जो समाज है, आपका जो सामाजिक ढांचा है, उसका एक प्राकृतिक सिस्टम हुआ करता था, उसका एक नेचुरल सिस्टम हुआ करता था। इस नेचुरल सिस्टम में सभी लोग साथ में रहते थे, सभी लोग मिलते थे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो इसमें मिसिंग था। प्राकृतिक अवस्था में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं शामिल की गई थी। वो क्या क्या थी? विधायिकाएं नहीं थी, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह कहते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कुछ भी नहीं था, या मैं कहूं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कुछ भी नहीं था। और फाइनली जस्टिफिकेशन, जुरिडिक्शन, न्यायपालिका, ये तो बिल्कुल ही नहीं था। जंगल का कानून चला करता था। जॉन लॉक कहता है कि जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, समझदार होना शुरू हुए, ज्ञानी होना शुरू हुए, तो उन्होंने इस चीज की कमी देखी कि हमारा लीडर कौन होगा जब लीडर नहीं है। और अगर मान लीजिए लीडर हो गया तो लीडर बैठेगा कहां पर, जब बैठने की जगह ही नहीं है तो फिर ये कौन तय करेगा कि कहां बैठना है। लड़ाई हो गई तो इसका नतीजा कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा, जज कौन बनेगा, ज्ञानी कौन बनेगा, ये भी नहीं पता था। इस चक्कर में लोग इकट्ठे तो हो गए अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, लेकिन वो लोग खुश नहीं हो पाए, क्योंकि वहां पर बेटर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। तो जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो ये कहता है कि जो पुराना नेचुरल सिस्टम था उसके अंदर ये तीन सिस्टम जो थे वो एब्सेंट थे, इनकी कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। जॉन लॉक की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी दो तरह के हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि पूरे स्टेट में एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह के होते हैं। पहला है मानव और मानव के बीच, सिंपल, मानव और मानव के बीच। और दूसरा है
मानव और आपके राज्य के बीच। मानव और मानव के बीच जो संबंध है वो प्राकृतिक संबंध है, नेचुरल सिस्टम है, उसको कोई हटा ही नहीं सकता, वो कभी नहीं हटेगा, तो ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्थायी कॉन्ट्रैक्ट है। मानव और राज्य, या फिर मैं कहूं मानव और सरकार, ये तो चेंज होते रहते हैं, राज्य बदलेगा, सरकारें बदलेगी, तो ये नॉन परमानेंट अस्थायी रिलेशन हो गया। दो तरह के रिलेशन लॉक कहता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी वो है जो मानव और मानव के बीच प्राकृतिक कॉन्ट्रैक्ट है। इसका फायदा क्या है? लॉक कहता है मानव और मानव के बीच संबंध जो होता है उससे समाज को मिलता क्या है, उससे हमें मिलता क्या है। लॉक कहता है जब मानव और मानव के बीच में जो संबंध होता है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर एक कहानी बताई थी, इंसान पहले सिंगल था, फिर वो डबल हुआ, फिर वो ट्रिपल हुआ, उसने समाज का निर्माण किया। जॉन लॉक कहता है जब मानव और मानव के बीच जो संबंध या मानव और मानव के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे सबसे पहले निर्माण होता है समाज का। ये इसकी विशेषता है। समाज से स्थापना होती है राज्य की, स्टेट की। तो सोसाइटी और स्टेट का जो डेवलपमेंट है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, मानव और मानव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके कारण ये पैदा हुआ। सेकंड, मानव और राज्य के बीच संबंध। एक इंसान है, एक उसके ऊपर राज करने वाला लीडर है, उसके बीच में भी एक रिलेशन होगा, उसके बीच में भी एक संबंध होगा। इस संबंध से क्या होगा? इस संबंध से राज्य और समाज के अंदर सरकार की स्थापना होगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार की स्थापना है, सरकार तो आज है कल नहीं, ये तो अस्थायी हो गया, नॉन परमानेंट हो गया या अनपरमानेंट हो गया। और दूसरा जो था लॉक का, वो परमानेंट हो गया, मानव से मानव के बीच का संबंध। तो ये जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जॉन लॉक कहता है जो नेचुरल सिस्टम था उसकी कमियां थी, कि उसको सही से संभालने वाला कोई नहीं, सिस्टम नहीं था, संभालने वाला कोई एक तरीका नहीं था। ये समाज बिखरा हुआ समाज था। इस समाज को जब समेरा गया, उसको सही किया गया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड उठी कि चलिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राकृतिक समाज की कमियों को दूर करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो दो तरह का होता है, बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, या बिटवीन ह्यूमन और बिटवीन ह्यूमन एंड अ स्टेट। इन दोनों के बीच में दो प्रकार के संबंध पाए गए। मानव और मानव के बीच का जो संबंध था वो स्थायी था, परमानेंट था, उसको कोई बदल नहीं सकता था, क्योंकि ये प्राकृतिक है। मानव और राज्य का जो संबंध था वो कृत्रिम था, आर्टिफिशियल था, इसलिए उसको चेंज भी किया जा सकता था, इसलिए वो परमानेंट नहीं था, वो अस्थायी था। स्थायी वाले रिलेशन से क्या क्या हमें मिलता है? तो हमें समाज और राज्य की प्राप्ति मानव और मानव के बीच के संबंध से होती है, जबकि सरकार की प्राप्ति मानव और राज्य के बीच के संबंध से होती है। ये जॉन लॉक का कहना था। दैट्स इट, बात खत्म, पैसा हजम। दूसरा, एक और फिलोसफर आया, हॉब्स। कंसेप्ट सबके वही होंगे शुरू वाले, सब नेचुरल थे, सब प्राकृतिक थे, सब ये थे, सब वो थे, वॉटेवर, उसे छोड़ दीजिए, या फिर उसको अपने दिमाग में याद रखिएगा। इतना सा याद रखिए जहां से क्वेश्चन आ सकता है। हॉब्स का जो बेस है, हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, वो है वैज्ञानिक भौतिकवाद, साइंटिफिक मेटलिज्म और अ साइंटिफिक मेटलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, ये हॉब्स की थ्योरी का बेस है, वैज्ञानिक भौतिकवाद। हॉब्स का ये कहना है कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो मानव है, अगर आप नेचर वाइज देखें तो ये सबसे ज्यादा असामाजिक प्राणी है, क्योंकि इसने अकेला रहना देखा हुआ है। ये शुरू में अकेला रहता था, इसको पकड़कर समाज में लाया गया है, इसलिए ये सबसे ज्यादा असामाजिक है। ये बचपन से सामाजिक नहीं होता है। ये हॉब्स का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे ज्यादा असामाजिक है, सबसे ज्यादा ऐसा प्राणी है जो सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं है। क्वेश्चन उठता है तो फिर हम सोसाइटी में रहते क्यों हैं? हॉब्स कहता है कि इंसान सोसाइटी में रहता ही इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे सिस्टम या ऐसी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कि वो उन्हें एक ग्रुप के अंदर रख सकता है। जैसे कि आप भेड़ों का एग्जाम्पल, बकरियों का एग्जाम्पल, जानवरों का एग्जाम्पल लीजिएगा।
अगर जानवरों को मैं खोल देता हूं तो सब भाग जाएंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 गाय हैं, 20 गाय है, मैं शाम को इन्हें खोल दूंगा, सब भाग जाएगी। लेकिन अगर इनके साथ साथ मैं भी चलूंगा तो ये भागने नहीं पाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि पीछे कोई चल रहा है जिससे ये डरती है, जो इन्हें मार भी सकता है, पिटाई भी कर सकता है, लेकिन वो प्यार भी करता है। तो हॉब्स का कहना है कि ये जो लोग हैं, इंसान जो है सबसे ज्यादा असामाजिक प्राणी है। इसको केवल निरंकुश सत्ता ही सामाजिक बना सकती है, दैट्स इट। तो हॉब्स ने एक ऐसी गवर्नमेंट की इमेजिनेशन किया, एक ऐसी सरकार का इमेजिनेशन किया जिसके ऊपर किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन ना हो, जिसके ऊपर किसी भी तरह की लिमिटेशन ना हो, जो निरंकुश राज्य करता हो, विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी फियर, वो बस काम करेगा। ठीक है। हॉब्स कहता है मानव सबसे ज्यादा असामाजिक प्राणी है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि साहब फिर स्टेट का निर्माण कैसे हुआ, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई अगर ये असामाजिक है तो हॉब्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति के दो तरीके हैं। पहला है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको राज्य बना दिया गया, जैसे कोई राजा आया उसने सबको ऑर्गेनाइज कर दिया, तो संस्था या सांस्थानिक, या इसको इस तरह लिखिए संस्था के द्वारा, ये संस्था के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। और दूसरा है एक्वायर करके, मैं गया कहीं पर, लोग थे, मैंने सबको कब्जे में ले लिया, मेरा गुलाम बना लिया, मैं उनका राजा बन गया, तो ये मेरा राज्य बन गया। तो अर्जन के द्वारा। लॉक कहता है कि पूरे दुनिया में दो ही तरह के सिस्टम चलते हैं, या तो आप लोगों को इकट्ठा कर देते हैं ग्रुप में, या फिर आप उन पर कब्जा कर लेते हैं, बस। इसके अलावा राज्य का निर्माण कभी नहीं होता। हॉब्स इस कंसेप्ट को फॉलो करता है। हॉब्स इस कंसेप्ट को मानता है कि राज्य की उत्पत्ति संस्था के द्वारा ही होनी चाहिए। अगर राज्य की उत्पत्ति अर्जन के द्वारा हो रही है तो ऐसे में उस राज्य में शांति नहीं हो सकती। ऐसे में उस राज्य के अंदर आप सोचें कि विकास हो, शांति हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये हॉब्स का कहना था कि आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है कि एक राजा, एक लीडरशिप, एक गवर्नमेंट उस लेवल पर पहुंच जाए जिस लेवल पर वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन राजा और जनता, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट राजा को निरंकुश बनाएगा, उसके ऊपर किसी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऑब्लिगेशन जब उसके ऊपर नहीं है, उस परिस्थिति में वो लोगों के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ज्यादा जिम्मेदार हो जाएगा, हर चीज में उसकी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस काम की बात करता है। फिर से देखिए कंसेप्ट क्या है। हॉब्स कहता है कि इंसान बचपन से ही, शुरुआत से ही, स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है। उसे सामाजिक तभी बनाया जा सकता है जब एक लीडर ऐसा जिस जो निरंकुश राजा हो वो उसके ऊपर राज्य करे, अदरवाइज इंसान को कभी भी सामाजिक नहीं बनाया जा सकता। अगला देखिएगा। तीसरा फिलॉसफर है आपका रूसो। रूसो कहता है कि मैंने लॉक को भी पढ़ लिया, मान लीजिए मैंने हॉब्स को भी पढ़ लिया, मैंने सभी को पढ़ लिया, फिर भी किसी के पास एक एक्यूरेट और एग्जैक्ट कंसेप्ट मैंने कभी नहीं पाया। तो रूसो कहता है कि हमारी शुरुआत हुई कहाँ से? प्रकृति से। हम प्राकृतिक लोग थे, हम प्रकृति के साथ रहते थे। प्रकृति ने हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ था, प्रकृति ने हमें अपना मैनेजमेंट दिया हुआ था, प्रकृति ने हमारी आउटलाइन बना दी थी, प्रकृति ने हमारी बाउंड्री बना दी थी, हमारी सरहद बना दी थी। पहाड़ पे रहने वाला पहाड़ पर रहा करता था, जमीन पर रहने वाला जमीन पर रहता था, नदियों में रहने वाला नदियों में रहता था। सिस्टम नेचर ने डिफाइन किए थे, हमने कभी आर्टिफिशियली डिफाइन नहीं किए। इट मीन्स वो सिस्टम ज्यादा बेटर था। तो रूसो कहता है प्रकृति की ओर लौटो, वापस प्रकृति के पास आओ। अगर आपको सच में
कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ह्यूमन और नेचर के बीच में, और किसी के बीच में नहीं हो सकता। जैसे कि स्टार्टिंग में लॉक कहता था ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू गवर्नमेंट, हॉब्स कहता था क्या, ह्यूमन टू गवर्नमेंट या ह्यूमन टू किंग, रूसो कहता है नहीं, ह्यूमन टू नेचर, या फिर बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ये संबंध तभी पैदा हो सकता है। आगे रूसो कहता है कि हालांकि ये चीज आपको लगता है कि असंभव है, हालांकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम प्रकृति के पास तो नहीं जा सकते, हम अपने नेचर के पास तो नहीं जा सकते। अब उस प्रकृति के भी दो दो मीनिंग निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। जब रूसो कहता है कि अपने नेचर की तरफ लौटो, दो मीनिंग निकलते हैं इसके। पहला मीनिंग नेचर मतलब प्रकृति, पेड़ पौधा हरियाली जंगल ये वो। दूसरा ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति, मानव स्वभाव की प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पर रूसो जिस प्रकृति की बात कर रहा है वो कौन सी प्रकृति है, ये आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो। ठीक है, रूसो जब ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो आपके ह्यूमन नेचर की बात कर रहा है। इस ह्यूमन नेचर के अंदर रूसो ये कह रहा है आपको कि एक व्यक्ति जो होता है वो समाज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये समाज क्या है आपका, बेसिकली मैंने सबसे पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे नेचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं ह्यूमन हूँ, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। मैं आपकी कद्र करूंगा तो ही आप मेरी कद्र करेंगे, और आप जैसे हजारों लोग हैं, मुझे उन सब की कद्र करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और समाज के बीच में, समाज का और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ होगा क्या, यहाँ पर मैं मेरे जितने भी पावर हैं, जितने भी अधिकार हैं, मैं सब समाज के ऊपर छोड़ दूंगा, मैं सब समाज को अर्पित कर दूंगा। आप भी ऐसा ही करेंगे, सामने वाला भी ऐसा ही करेगा, कोई और भी ऐसा ही करेगा। रूसो का ये मानना था कि जो अधिकार, जो पावर, जो अप्रोच, जो ताकत हमें दी गई है वो सब आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल ताकत देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये बोझ है एक तरह का, वजन है एक तरह का। इस बोझ को हटाना बहुत जरूरी है, और हटाने के लिए हम क्या करें, हटाने के लिए हम एक दूसरे के साथ इसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब एक दूसरे के साथ तो आप और मैं नहीं, आप और मैं नहीं, मैं और समाज, आप और समाज, कोई और समाज, इंडिविजुअल व्यक्ति बीच में खड़ा हो और समाज उसके चारों तरफ खड़ा होना चाहिए, और वो अपनी सारी पावर जो है गवर्नमेंट को या सरकार को दे दे, समाज को दे दे। सरकार की आवश्यकता ही नहीं है, समाज को सब कुछ अर्पित कर दे, बात खत्म। एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिएगा, अगर सड़कों पर रोड लाइट मैं हटा दूं, और क्योंकि मैंने ये माना है कि भाई साहब मुझे कोई पावर नहीं है कि मैं रोड रेड लाइट क्रॉस करूंगा, सभी लोग अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लग जाएं क्योंकि वो उनके लिए बने हैं, अगर वो अवेयर हो जाएं चीजों से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन तभी बनाया जाता है जब सामने वाला व्यक्ति असभ्य होता है या वो जानकार नहीं होता है। जहां व्यक्ति जानकार है वहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। आप कभी जंगलों के अंदर रहने वाले जंगलियों को देखिएगा, कबीलों के अंदर रहने वाले कबीलाइयों को देखिएगा, वहां कोई संविधान नहीं है, वो अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीवन है, वो मस्त हैं, लेकिन उन्हें समाज के सही और गलत के बारे में पता है। वहां पर गलत जैसा कुछ नहीं होता, वहां पर जो होता है वो फिक्स है, यही होना है, यहाँ पर इसके अलावा कुछ होना नहीं है। तो इसमें संविधान बनाने की आवश्यकता क्या है। संविधान उन जगहों पर बनाया जाता है जहां पर लोग अपने लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए कि रुको, औकात में रहे, औकात में रहने के लिए संविधान बनाया जाता है, अपने लिमिट में रहना सीखो। तो रूसो कहता है अगर सभी लोग अपनी पावर को छोड़ दें, सभी लोग अपने अहम को छोड़ दें, तो शायद आप फिर से वैसे बन सकते हो जैसे आप प्रकृति के अंदर सबसे पहले थे, जब आप शुद्ध थे। और ऐसे में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, आपके साथ और आपका समाज के साथ, ये एक बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ सभी बराबर हैं। कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, सब बराबर है यहाँ पर, कोई विशेष नहीं है। तो ये भैया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की 3 थ्योरीज हैं, पढ़ लीजिएगा। और अगली क्लास अब हम होली के बाद लेंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आनंद कीजिए।